फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, रामविलास शर्मा के पूरी चेतना में औपनिवेशिकता के खिलाफ जो पूरी संरचना है, उसके साथ कैसे वो बातचीत करते हैं, उनकी जो बुनावट बनती है, किस तरह से उसके साथ वो आगे संलग्न होते हैं, इससे देखा जा सकता है। इन सब के बीच में उन्होंने मार्क्सवादी चेतना के साथ कैसे अपनी बातचीत रखी और उसका विस्तार कैसे उन्होंने किया, इसके बारे में बातचीत करते हुए हम आगे अगर बढ़ें तो वो 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय जाते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से कैसे स्नातक की डिग्री या उसके बाद की डिग्री वो लेते हैं। वहां भी उनकी चेतना किस तरह से काम करती है, उसमें मजदूर संगठनों से उनका मिलान होता है और उसी दौर में उनकी मुलाकात होती है निराला से। जी हाँ, 1934 में निराला पर उन्होंने पहला लेख लिखा और 1934-35 के बीच में निराला के साथ उन्हें रहने का मौका भी मिला। आप ध्यान दीजिए कि निराला के साथ रहते हुए निराला का जो संग साथ था वो उन जीवन भर उसको महसूस करते रहे। उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि निराला उस दौर के बड़े रचनाकार थे और निर्बाध के दौर में निराला पर जिस तरह से प्रहार हुए, उसी प्रहार के चलते मुझे आलोचना में मैंने दस्तक दी और साफ साफ उन्होंने लिखा भी है कि कब निराला पर प्रहार न किए गए होते तो मैं आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। मित्रों, मैं इसको आपको बताऊं इस प्रक्रिया के बारे में, इस संदर्भ के बारे में, तो स्पष्ट है कि आप समझ सकते हैं कि भाषा चिंतन की यह प्रक्रिया उसी से उपजी हुई, उसी के साथ विस्तार पाती है। और 1934-35 में वह निराला के घर पर रहे और अंतिम जीवन तक उस संग साथ के ताप को अनुभव करते रहे। निराला साहित्य और व्यक्तित्व को इस कदर वो पसंद करते थे कि निराला पर उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन भी किया। अब आप देखें कि भाषा चिंतन पर जो वो बातचीत करते हैं, भाषा चिंतन की वो पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरह से 1961 से 1981 के बीच में वह उपजती और भाषा चिंतन की वह पूरी की पूरी जो बुनावट है, उसमें 20 वर्ष तक काम किया स्वतंत्र रूप से उन्होंने। उस 20 वर्षों में आप देखें कि भाषा और समाज जैसी पुस्तक, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 भागों में लिखा उन्होंने। और इन सब के साथ साथ उन्होंने भारत की भाषा समस्या पर बातचीत की, जो राष्ट्रभाषा समस्या के बाद परिवर्तित होकर वो आया। लेकिन आप देखें कि रामविलास शर्मा की जो पूरी बुनावट है, रामविलास शर्मा का जो पूरा चिंतन है, वो उनके आलोचनात्मक चिंतन, उनका भाषिक चिंतन और उनकी इतिहास दृष्टि और उनकी हिंदी जात की अवधारणा आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव के साथ ही आप भाषा चिंतन को समझ और देख सकते हैं। रामविलास शर्मा का भाषा चिंतन किस तरह से औपनिवेशिक मीमांसा और औपनिवेशिक भाषा चिंतन के विरोध में कैसे वो अपने भाषा चिंतन को ले आते हैं। मित्रों, उनके भाषा चिंतन को समझने के लिए भाषा और समाज नाम की जो पुस्तक है रामविलास शर्मा की, वो पढ़ना बहुत जरूरी। और उसकी भूमिका में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कैसे एक आलोचक आलोचना से गुजरते हुए हिंदी नवजागरण की बातचीत करते हुए, आधुनिकता की बात करते हुए, लोक जागरण की बात करते हुए, कैसे भाषा चिंतन उसे क्यों करना पड़ा। भाषा चिंतन इसलिए करना पड़ा उसे क्योंकि भाषा के विकास की प्रक्रिया हिंदी जात की अवधारणा से जुड़ रही थी और भाषा चिंतन की वह प्रक्रिया किस तरह से हिंदी जात की संरचना और हिंदी जातीय गठन के साथ जुड़ी हुई थी। और एक बात ये, दूसरी तरफ उपनिवेशवादी जो भाषा चिंतन था, जिसमें ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को लेकर, बाद में नव उपनिवेशवादी भाषा चिंतन जिसमें संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर जो अध्ययन हो रहे थे, उसमें हिंदी भाषा की जो भारतीय जमीन है, जो भाषा विज्ञान की भारतीय जमीन है, उसकी तलाश नहीं हो रही थी। उसकी तलाश करने का उपक्रम किया रामविलास शर्मा ने। और उस उपक्रम के साथ अगर आप बातचीत करें तो क्यों ना मैं भाषा और समाज के उस भूमिका के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं कि कौन से वो कारण थे, क्या उद्देश्य था उनका रामविलास शर्मा का कि वह भाषा विज्ञान में और भाषा चिंतन में या हिंदी भाषा के इतिहास को नए नजरिए से भारतीय जमीन देने का काम कैसे करते हैं, उसको कैसे विकसित करते हैं। वो उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ता हूं, वो भूमिका से है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से बातचीत करते हैं वो। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की पद्धति
को कैसे नकारते हुए उसको नए तरह से मूल्यांकित करते हुए रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज में कुछ तथ्य भूमिका में उन्होंने लिखा। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कोई भी भाषा परिवार अपनी मूल विशेषताओं एकांत शून्य में विकसित नहीं करता। इसीलिए किसी भी भाषा परिवार के उद्भव और विकास से अलग नहीं करना चाहिए। किसी भी भाषा परिवार की आदि भाषा की कल्पित विशेषताएं खोजने के स्थान पर उसके निर्माण में अनेक भाषा मूलों के तत्वों की प्राप्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत भाषा तत्वों का आयात केंद्र नहीं रहा, वह उन तत्वों का निर्यात केंद्र भी रहा है। इन संभावनाओं को पहले ही अमान्य ठहराकर विवेचन आरंभ नहीं करना चाहिए। ध्वनियों की तरह शब्दों में भी विवेक करना उचित है कि शब्द भंडार का कौन सा भाग मूल है, कौन सा भाग गौड़। किसी भी भाषा के मूल शब्द भंडार का विश्लेषण किए बिना उसका विवेचन अधूरा है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है और विरोध और भिन्नता के बिना भाषा न गतिशील हो सकती है न उसका विकास हो सकता है। इसीलिए किसी भी भाषा की व्यवस्था में भाषा के किसी भी स्तर या ध्वनि प्रकृति, भाव प्रकृति और शब्द भंडार किसी भी विभाग में विरोधी प्रवृत्तियों और विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व की संभावना के लिए भाषा विज्ञानी को प्रस्तुत रहना चाहिए। मित्रों, इस भूमिका से दो तीन चीजें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में जो एक रेखीय तरीके से जो इतिहास भाषा परिवार के बुनावट की बातचीत की गई, आर्य और द्रविड़ भाषाओं के विभाजन की बातचीत की गई और कैसे भारत में जो भाषा परिवार की विस्तार है भाषा परिवार का, उसको अलग अलग खंडित दृष्टिकोण से देखने का जो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन है उसको खारिज करते हैं रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा का ये कहना है कि भारत में जो भाषा का विकास हुआ वो पारस्परिकता के साथ होता है। आर्य और द्रविड़ भाषाएं आपस में पारस्परिक संबंध करते हुए विकसित होती हैं। दूसरी चीज वह यह भी कहने की कोशिश करते हैं कि जब भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम बातचीत करते हैं तो वह एकांत शून्य में नहीं पैदा हुई। और हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में उन्होंने ये बताया, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की वह पद्धति वह नकारते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि संस्कृत संपूर्ण भारतीय भाषाओं की जननी भाषा है। संस्कृत माता है और सारी भाषाएं पुत्री हैं उसकी। इस चेतना को वह खारिज करते हैं और वह यह कहते हैं कि यह चेतना कहीं न कहीं उस औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा में जो भाषा चिंतन के बारे में बातचीत की जा रही थी उसको पोषित करने वाली। अर्थात यह कि भाषा एकाएक एकांत शून्य में नहीं पैदा होती। और इस संदर्भ में जब वह चिंतन करना शुरू करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हिंदी के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो संस्कृत भाषा के पहले बहुत सारी जनपदीय भाषाएं थी जिन्हें लोक भाषाओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इस संदर्भ में वह किशोरीदास वाजपेयी को याद करते हैं और उन्होंने ये कहा कि किशोरीदास वाजपेयी की जो अवधारणा है भाषा के विकास की प्रक्रिया के बारे में, खासकर हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया के बारे में, उसे हमें देखना और समझना चाहिए। उन्होंने कई जगह उनको कोट भी किया है और एक जगह उन्होंने साफ साफ उनके बारे में लिखा भी है कि कैसे किशोरीदास वाजपेयी अपने हिंदी शब्दानुशासन में हिंदी के विकास की प्रक्रिया में संस्कृत के बारे में बातचीत करते हुए ये बताते हैं कि वेदों की भाषा बनने से पहले भाषा बन चुकी थी। वेदों की भाषा एकाएक नहीं आई, इसके पहले भाषा के निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। इस तरह से फिर संस्कृत भाषा आई और उसके साथ वो आगे विकसित होती है। ये बात वो कहना चाहते हैं, इसको हमें देखने और समझने की जरूरत है। और इस तरह से अगर आप बात करें तो भाषा के विकास की प्रक्रिया को वह इस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक बात तो यह, दूसरी चीज कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और संरचनात्मक भाषा विज्ञान के दो पहलू हैं। इसके बारे में तथ्य देते हैं रामविलास शर्मा। उनका ये कहना है कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का जो दौर है वो यूरो केंद्रित, जिसे यूरोप केंद्रित भाषा चिंतन कहा जाता है।
तो उस दौर के पूरे भाषा चिंतन में आप देखिए तो जो परिवारों का विभाजन है, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी को रखा जाता है, उन्होंने ये कहा कि क्या भाषा का सदैव आयातक ही रहा है भारत? असल में भाषा को लेकर जब बातचीत होती है तो उनका यह कहना है कि यह सिर्फ आयातक नहीं रहा है, निर्यातक भी रहा है। और हो सकता है यूरोप के बहुत सारे उस दौर में इस भाषा चिंतन की उस प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में यहां से भाषाएं गई हैं, तब वह विकास की प्रक्रिया बढ़ी है। जरूरी नहीं है कि वह विकास की प्रक्रिया यूरोप से होते हुए भारत में आए। इस पर हस्तक्षेप करते हैं वह, और ये कहने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की जो औपनिवेशिक भाषा चिंतन की पूरी रणनीति है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की, उसको बहुत परखने की जरूरत है, उस पर वह पुनर्विचार करते हैं। एक बात ये। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो दौर आता है, जिसे नव औपनिवेशिक दौर कहा जाता है, उसमें संरचनात्मक भाषा विज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है वह केंद्रित हो जाती है अमेरिका जैसे देश के आसपास, और वहां भी वही लगभग वही जाल बुना जाता है कि जिसमें भाषा की जो प्रविधियां हैं, भाषा विज्ञान को पढ़ने की जो प्रविधियां हैं, उन्हें अमेरिका के इर्द गिर्द अमेरिका केंद्रित संरचनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर पूरे विश्व की भाषा को विवेचित विश्लेषित किया जाना शुरू किया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि इस चीज का भी विरोध करते हैं। इवन की ब्लूमफील्ड और नॉम चॉम्स्की के जो संरचनात्मक भाषा विज्ञान संबंधी देन है, उसको स्वीकार करते हुए भी वो कहते हैं कि उसको जस का तस नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको आलोचनात्मक नजरिए से हमें देखना और परखना चाहिए। ऐसे में रामविलास शर्मा भारतीय भाषा विज्ञान की भारतीय जमीन की तलाश करते हैं, और भारतीय जमीन की जब तलाश करते हैं तो आप देखें कि वह उसमें दत्त होकर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कैसे भाषा और समाज से शुरू करके किस तरह से भारत के प्राचीन भाषा परिवार भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में विस्तार के साथ उन्होंने अनुसंधान किया और ये बताने की कोशिश की कि भारत एक समुच्चय है। भारत में भाषा को अध्ययन करने के लिए, भाषा के चिंतन को समझने के लिए एक सिद्धांत उन्होंने दिया, बहुस्रोत परकता का सिद्धांत, और ये बताने की कोशिश की कि भारत में भाषाओं की आपस में आवाजाही होती है, और आपस में जो आवाजाही होती है इसमें आर्य और द्रविड़ का झगड़ा, और इतिहास में भी उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो आर्यों को बाहर से आया हुआ नहीं मानते, और ये आर्य और द्रविड़ वाला जो भाषा परिवार का मसला है, इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी इस पुस्तक में इन तीनों में दिखाने की कोशिश की है कि भाषा परिवार जैसी जो चीज है, असल में परिवार शब्द का जो प्रयोग है भाषा के अध्ययन में, उसका प्रतिकार करते हैं। वो कहते हैं कि इससे भाषा की जो सामूहिक इकाई है, जो पारस्परिक इकाई है, उसको पढ़ने में हमें मदद नहीं मिलती, इसलिए वो समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। बहरहाल परिवार शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके यहाँ, लेकिन इस अध्ययन प्रविधि का वो विरोध करते हैं। उनका ये कहना है कि भाषा के अध्ययन की यह प्रविधि भारतीय चेतना के हिसाब से ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी चीज यह है कि आप देखिए कि 1894 से लेकर 1927 के बीच में ग्रियर्सन ने भारत का पहला व्यापक भाषिक सर्वेक्षण कराया, और ग्रियर्सन ने जो भाषिक सर्वेक्षण कराया उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके साथ स्रोत के साथ अर्जित किया। इसके बारे में लिखा भी गया है और ये बताया भी जाता है कि भाषा के अध्ययन में, भारतीय भाषाओं के अध्ययन में, संस्कृत भाषा से लेकर भारतीय भाषाओं के आपसी पूरा का पूरा विस्तार को जानने के लिए ग्रियर्सन का अध्ययन बहुत जरूरी है। लेकिन ग्रियर्सन ने संकलन तो अच्छा किया, लेकिन जो निष्कर्ष है वह निष्कर्ष ग्रियर्सन के बड़े भ्रामक, उस पूरी औपनिवेशिक भाषिक चिंतन की परंपरा को पोषित करने वाले, जिस पर हस्तक्षेप करते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का यह कहना कि कैसे ग्रियर्सन उस औपनिवेशिक चेतना को पोषित करते हुए भाषा के विस्तार के बारे में बातचीत करते हैं, भाषा में जनपदीय अध्ययन की जो भूमिकाएं हैं उसको अलग अलग तरीके से कैसे वो बंटवारा करते हैं। और ये बंटवारा सिर्फ भाषा के अध्ययन तक महदूद नहीं है, आप अगर इसकी गहराई तक जाएं, इसी भाषा अध्ययन की प्रक्रिया से हिंदी और उर्दू के विभेद का मसला भी तैयार होता है। इसके बारे में बातचीत करते हैं।
और रामविलास शर्मा जब इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं तो वह लोक की तरफ जाते हैं। उन्होंने अपनी इन्हीं पुस्तकों में साफ साफ ये लिखा है कि भारत का भाषा अध्ययन करने के लिए लोक संस्कृति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और विश्वविद्यालयों में इन अध्ययनों के लिए उन्होंने लोक संस्कृति के विभागों को खोलने की बात की और ये बताया कि लोक सांस्कृतिक चेतना के साथ कैसे हम पूरे वैदिक युग से पहले की पूरी भाषिक संरचना का अध्ययन करते हुए आपसदारी जो भाषा की है उसके साथ जोड़कर उस अध्ययन को हम पूरा और मुकम्मल कर सकते हैं। ये बात जब वो कहते हैं तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में एक नई और एक नई बात जोड़ते हैं और एक नया आयाम उभरता है। और ये आप देखें और समझें कि भाषा के अध्ययन की यह प्रक्रिया रामविलास शर्मा क्यों ले आते हैं। इसलिए ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाषा के तलछट में या भाषा के अध्ययन में एक तरफ औपनिवेशिक चेतना दिखाई देती है और दूसरी तरफ उसी औपनिवेशिक चेतना को किस तरह से पोषित करते हुए यहाँ की जो पंडित या रूढ़वादी भाषा संरचना के समर्थक हैं, आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं जो इतिवृत्तात्मक तरीके से चीजों को देखने वाले हैं, भाषा के अध्ययन को एक रेखीय तरीके से देखने वाले हैं, जो रूढ़वादी भाषा चिंतक हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा सबसे बड़ी भाषा है और संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी है। यह पदबंध अगर उन्हें मिल गया तो इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो तथ्य है यह कैसे उस औपनिवेशिक चेतना को पोषित कर रहा था, उनके पूरे उनका जो अभियान था उसको सार्थक कर रहा था और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के विवेचनों में संलिप्त होते हुए यहाँ के जो रूढ़िवादी भाषा चिंतक थे वह उस औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा औपनिवेशिक भाषा चिंतन के उस पूरी परियोजना में अपना समर्थन दे रहे थे। रामविलास शर्मा इससे भी लड़ते हैं। रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि यह खतरनाक स्थिति है, इससे हमें उभरने की जरूरत है। और ये उभरा कैसे जा सकता है कि भाषा के अध्ययन में जो आपसी आवाजाही है, जो एक इकाई की तरह है और उसमें आपस में कैसे एक भारतीय चेतना आपस में कैसे विकसित होती है। ठहर कर यह भी सोचने की बात है कि जब वह नवजागरण की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि हिंदी नवजागरण की बातचीत करते हुए वह कैसे लोक जागरण की बात करते हैं मध्यकाल में, और हिंदी नवजागरण के दूसरे पड़ाव की बात करते हैं जो आधुनिक काल से शुरू होता है। लेकिन उनकी एक पुस्तक है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। उस पुस्तक में उनके कहा जा सकता है कि उनके भाषा अध्ययन और उनके हिंदी जात की अवधारणा और उनके इस पूरे नवजागरण की अवधारणा और उस पूरे चिंतन का निचोड़ इस पुस्तक में। रामविलास शर्मा इस पुस्तक में बातचीत करते करते भारतीय चेतना और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा चिंतन और तमाम सारे आयामों की खोज करते करते वह वेदों तक जाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि हमें कैसे एक नए प्रगतिशील नजरिए से भाषा को देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को देखना चाहिए और उन सारे अवयवों को नए सिरे से देखना और परखना चाहिए कि जिसको बार बार अंग्रेजी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में या भाषा लेखन में चिंतन के पूरे अनुसंधान में बार बार बर्बर और असभ्य कहा गया है, बार बार पिछड़ा हुआ कहा गया है। वह उसको राष्ट्रीय चेतना से भरने की कोशिश करते हैं। उसको उसी अवधारणा की उपज है हिंदी जात की अवधारणा। और भाषा चिंतन की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बातचीत करें तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि कैसे वह हस्तक्षेप करते हुए जब ग्रियर्सन से लेकर तमाम सारे उन भाषा चिंतकों की बात करते हैं, बाद में बड़े भाषा विज्ञानी भी इसमें शामिल तो होते हैं लेकिन उस पूरी परियोजना को पुनर्मूल्यांकित करने का काम नहीं कर पाते। इस पर हस्तक्षेप करते हैं रामविलास शर्मा। मुझे लगता है कि रामविलास शर्मा की यह परियोजना भी अधूरी है। रामविलास शर्मा के हम प्रगतिशील चेतना वाले पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। रामविलास शर्मा एक बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में रामविलास शर्मा का जो भाषा चिंतक वाला रूप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, क्योंकि रामविलास शर्मा ने भाषा चिंतन की इस पूरी प्रक्रिया को तब लेखन में अपने वो ले आने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि 1961 से 81 का दौर उनके लेखन का सबसे उर्वर दौर है
और उस चेतना के साथ वह भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और वह कार्य अभी अधूरा है। उसमें भगवान सिंह जैसे और तमाम सारे आलोचकों, भाषा चिंतकों ने काम किया है। भगवान सिंह की एक पुस्तक है जो सस्ता साहित्य मंडल से है, जिसमें आर्य और द्रविड़ भाषाओं के अंतर संबंध पर उस भूमिका के साथ रामविलास शर्मा की इस काम को विकसित किया गया है। उसे देखने और परखने की जरूरत है। अब आप एक पक्ष इसको देखते हुए दूसरे पक्ष के बारे में बातचीत करें तो रामविलास शर्मा बार बार जिस तरफ इशारा करते हैं वह है कि हिंदी जाति का की जो है, हिंदी भाषा के अध्ययन की जो संरचना है, उसमें एक बड़ी टेढ़ी खीर है हिंदी और उर्दू के इसकी समस्या। यह भारत के भाषा के अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या है, और उसको उन्होंने बताया कि यह समस्या कुछ भारतीयों ने पैदा की। यहाँ की जो सामंती संरचना है, यहाँ की जो भाषा के अध्ययन की जो प्रविधियां हैं या भाषा के विकास की जो प्रणाली है, उसमें कुछ कुछ विभेद पहले से था। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को बना बनाया वो मुद्दा पहले से मिला, और इसके साथ उन्होंने उसको खूब, कहा जाए उसको बूम किया, उसका विस्तार किया उन्होंने, और उससे उनका हित सधा मामला यहाँ तक बिगड़ा कि हिंदी और उर्दू को दोनों को अलगाने का काम ही नहीं किया, उन्होंने हिंदू और मुसलमान कौमों को आपस में भिड़ाया भी। और कैसे बाद में सांप्रदायिक दंगे हुए और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो मित्रों, भाषा का चिंतन रामविलास शर्मा के लिए सिर्फ भाषिक विकास और शब्द ध्वनि का विश्लेषण नहीं है, उनके लिए भाषा का अध्ययन समाज के विकास की गतिकी के साथ विकसित होता है, उसको समझने की जरूरत है। इस तरह से अगर आप पढ़ें तो रामविलास शर्मा कैसे अपनी प्रगतिशील चेतना के साथ, मार्क्सवादी चेतना के साथ भाषा के अध्ययन की एक नई जमीन तलाशते हैं, और वो जमीन अभी भी उसको विकसित करने की जरूरत है। अब मैं फिर वहां लौटता हूं उस बात पर कि ग्रियर्सन से लेकर उस भाषा चिंतन सर्वेक्षण में जो बात आती है, उसमें हिंदी उर्दू की बड़ी समस्या का जिक्र किया गया। और रामविलास शर्मा ने भारत की भाषा समस्या नाम की अपनी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने ये लिखा है, साफ साफ लिखा है। उसको पढ़ें तो बात स्पष्ट होती है कि कैसे वो उसको करीने से, कैसे उससे निपटने की बात करते हैं, उससे कैसे जूझने की बात करते हैं, और उस पूरी चेतना के साथ जो जाल बुना गया था उससे निकलने की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है हिंदी उर्दू की समस्या पर कि अंग्रेजों ने इस भेद को गहरा किया। गिलक्रिस्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदुओं और मुसलमानों की अलग भाषाओं के सिद्धांत की रचना की। रिजले ने धर्म के आधार पर दो कौमें गढ़ी, और ग्रियर्सन ने भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में फूट के उसूल को धार्मिक रूप दिया। सर सैयद ने लश्करों में नई भाषा बनने की तजवीज पेश की। ये सब साम्राज्यवादी विषवृक्ष के फल थे। हिंदी भाषी इलाके में सामंती अवशेष कायम रखकर हिंदी उर्दू के सवाल से सांप्रदायिकता उभार कर एक ही भाषा की दो धाराएं बहाकर दोनों पर अंग्रेजी लाद कर आम जनता को अशिक्षित रखकर अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भारी नुकसान पहुंचाया। मित्रों, ये स्पष्ट होता है, इसमें से कुछ मैंने बीच बीच के अंश लेकर आपके सामने बात रखी है कि कैसे पूरी शिनाख्त करते हैं भाषा अध्ययन में रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा फोर्ट विलियम कॉलेज की उस योजना पर भी सवाल उठाते हैं जिसमें गिलक्रिस्ट ने किस तरह से हिंदी और उर्दू को अलग अलग जो पाठ्य पुस्तकें भाषा के विकास के दृष्टिकोण से उसको हम देखें तो हमें वो बहुत जरूरी लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो रणनीति थी औपनिवेशिक चेतना की, उसको परखने की हमें जरूरत है। वो कैसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये पूरी परियोजना के तहत काम किया गया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है, और इस तरह से ये पूरा अभियान किस तरह से उन्होंने किया। और इसके साथ साथ यह भी बताने की कोशिश वो करते हैं कि बाद में ये इस परियोजना का विकास किस तरह से हमारे ही यहाँ के भाषा चिंतक, राजनीतिज्ञ किस तरह से करते हैं। और इस प्रक्रिया के बारे में जब बातचीत करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि भाषा के विकास की पूरी गतिकी और प्रणाली को समझने के लिए
हिंदी भाषा के अध्ययन को समझने के लिए रामविलास शर्मा ने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिए और एक दृष्टि हमारे अंदर दी, और वह दृष्टि यह है कि भारतीय चेतना के निर्माण की प्रक्रिया से, भारतीय चेतना की निर्मित से, भारतीय चेतना को समझने के लिए भाषा का यह अध्ययन बहुत जरूरी है। और परिवारों और शाखाओं के बारे में जो बातचीत वो करते हैं वह कैसे विकसित होते होते बाद में हिंदी उर्दू की समस्या तक चला जाता है। तो ऐसे में रामविलास शर्मा हस्तक्षेप करते हैं और उस हस्तक्षेपी प्रक्रिया के साथ वह भारत के पूरे भाषा परिवार को नए सिरे से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हमें वो खोज करनी चाहिए कि उस दौर में कैसे आपस में भाषाएं एक दूसरे के साथ स्रोत ग्रहण कर रही थी, कैसे उनके निर्माण की प्रक्रिया बन रही थी, कैसे भाषा का विकास कैसे दूर तक ये बातचीत करते हुए बताते हैं कि कैसे यूरो केंद्रित और नव औपनिवेशिक भाषा चिंतन के विकास की प्रक्रिया में भारतीय चेतना को कैसे भारतीय भाषा चिंतन को हमें विकसित करना चाहिए, उसके विकास को देखना और परखना चाहिए। मित्रों, मैं उस पर और भी बात करूं, लेकिन जरूरी होगा थोड़ी चर्चा मैं हिंदी जात की अवधारणा पर आपके सामने रखना चाहता हूं। वो फिर मैं भाषा चिंतन के उस आयाम पर व्याख्यान के अंतिम अंश में, लेकिन हिंदी जात की अवधारणा एक महत्वाकांक्षी अवधारणा है रामविलास शर्मा की, और इस अवधारणा में अगर आप बातचीत करें तो दो आयाम इसके उभरते हैं। एक तो रामविलास शर्मा ने जो हिंदी नवजागरण की अवधारणा विकसित की, उसके साथ हिंदी जात की अवधारणा जुड़ी हुई है। दूसरे हिंदी नवजागरण के साथ हिंदी जात की अवधारणा और तीसरे भाषा चिंतन की अवधारणा आपस में मिलती है। यहाँ पर आपको एक चीज जरूर बता दूं मैं कि रामविलास शर्मा के अध्ययन के बारे में कई सारी कोटियां हैं, लेकिन एक ऐसे बुद्धिजीवियों की कोटियां भी हैं जिनका खतरा हमारे सामने बहुत जरूरी है। उस खतरे को महसूस करना, उसको समझना। जो तमाम सारे हमारी प्रगतिशील चेतना और अध्ययन की जो प्रणालियां और प्रविधियां हैं, उनको कैसे एक सकरे धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के नाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच में कैसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रामविलास भी शर्मा के चिंतन भी उससे नहीं बचा है। उसको भी कैसे वो अपने व्याख्या के खेमे में ले आते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं, और व्याख्या में वो स्पष्ट होता है कि हिंदी जाति असल में हिंदू जाति और हिंदी नवजागरण असल में हिंदू नवजागरण। तो इस खतरे से भी हमें निपटना होगा, हमें समझना होगा और इन प्रविधियों का विस्तार करना होगा, हमें मूल्यांकन करना होगा। रामविलास शर्मा के इस चेतना का वो बहुत बड़ा अभियान था, और हमें इस अगर आप नहीं निपटेंगे, आप सही से व्याख्या नहीं करेंगे, विवेचन नहीं करेंगे, जो बड़ी प्रगतिशील चेतनाएं हैं उसकी पूरी की पूरी परंपरा है, वो चाहे भाषा की परंपरा हो चाहे नवजागरण की परंपरा हो, वो कैसे इस तरह के तमाम सारे मूल्यों को संरक्षित करने वाले लोग अपनी तरह से व्याख्यायित करेंगे। यह खतरा है हमारे सामने, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब आप ध्यान दीजिए कि जनपदीय भाषाओं के बारे में बातचीत करते हुए हिंदी नवजागरण के बारे में बातचीत, जब हिंदी नवजागरण के बारे में बातचीत करते हैं तो उसी में आधुनिकता के बारे में बातचीत करते हैं। और आधुनिकता के बारे में मैं वो बात आप सारे विद्यार्थी सुधी जानते हैं कि मैं वो नहीं दोहराऊंगा कि रामविलास शर्मा औपनिवेशिक आधुनिकता के बरक्स भारतीय आधुनिकता की बात करते हैं, और वो बातचीत यह करते हैं कि यूरोप में जो आधुनिकता है उसके चश्मे से हम भारत की आधुनिकता की व्याख्या नहीं कर सकते। यूरोप का जो मध्यकाल है वो हमारे यहाँ उजाले और जो जागरण का काल है, और इस तरह से वो बातचीत करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ आधुनिकता मध्यकाल में आती है। और मध्यकाल का जो पहला चरण है वो लोक जागरण है, जिसमें व्यापक भक्ति आंदोलन आता है, और दूसरा जो पड़ाव है आधुनिक साहित्य का या आधुनिक युग का, जिसे हिंदी नवजागरण का दूसरा पड़ाव वो कहते हैं, जिसके 4 चरण की बात वो करते हैं। 1857 भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद, ये 4 चरण की बात वो करते हैं, और इस तरह से एक व्यापक नए सिरे से वो हिंदी नवजागरण को नए सिरे से समझने की बात करते हैं। और उसमें भी स्पष्ट है कि वो हिंदी नवजागरण की जब बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि भारतीय नवजागरण में जिस तरह से बांग्ला नवजागरण है, जिस तरह से मराठा नवजागरण है, जिस तरह से तमिल नवजागरण है, उसी तरह से हिंदी नवजागरण है। लेकिन खास बात यह है हिंदी नवजागरण की कि हिंदी नवजागरण में स्थानीयता से ज्यादा भारतीय चेतना की
समस्या है, भारतीय चेतना की निर्मित है। तो इस तरह से हिंदी नवजागरण को बहुत व्यापक तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इसी हिंदी नवजागरण के पदबंध से या कहा जाए अवधारणा से हिंदी जात की अवधारणा जुड़ी हुई है रामविलास शर्मा की, हिंदी जात की अवधारणा। अब यहाँ हिंदी जाति का मतलब हिंदी नेशन है। आप ध्यान दीजिए कि वह जाति के बारे में जब बातचीत करते हैं तो वह कहते हैं कि चीनी जाति पूरे विश्व की सबसे बड़ी जाति है, उसके बाद हिंदी जाति है। हिंदी बोलने और समझने वाला हर व्यक्ति हिंदी जाति में शामिल होता है। इसके साथ वो यह कहने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हिंदी नवजागरण की चेतना विकसित करनी चाहिए, उसी तरह से हिंदी जात की अवधारणा भी हमें विकसित करनी चाहिए। और यह हिंदी नवजागरण की जो अवधारणा है, यह कैसे मध्यकाल से पहले ही आदिकाल के उत्तरवर्ती दौर से विकसित होना शुरू होती। उन्होंने बताया कि जनपदीय चेतना का जो पूरा आयाम है, जिसमें हिंदी और उसकी जनपदीय बोलियां आपस में आवाजाही करते हुए अपने हिंदी जात की अवधारणा को विकसित करती, जिसमें अवधी है, जिसमें बुंदेली है, जिसमें ब्रज है और खड़ी बोली जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उसका एक समुच्चय है हिंदी। और हिंदी जात की ये चेतना जिसमें खड़ी बोली प्रतिनिधित्व करती है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बातचीत करते हुए वो कहते हैं इसकी शुरुआत अमीर खुसरो की खालिक खड़ी बोली से होती, इसकी शुरुआत अमीर खुसरो से होती है, फिर वह विद्यापति के देशिल बैना से आगे बढ़ती है और कबीर के यहाँ आती है वह, और कबीर से होते हुए कैसे वह विकसित होते हुए फिर मध्यकाल में विकास उसका होता है और फिर आधुनिक काल तक आकर उसका रूप विकसित होता हुआ आगे बढ़ता है। और इस तरह से वह हिंदी जात की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी जात के बारे में बार बार बात क्यों करना चाहते हैं रामविलास जी? तो वह एक मूल्यांकन का एक नजरिया इस तरह से देखा जा सकता है उसको, कि वह देख रहे थे कि बांग्ला नवजागरण या बांग्ला की जात, मराठा की जात, तमिल जाति और इन सब का भाषा और साहित्य बहुत समृद्ध है। उनका जो जातीय विकास है वह बहुत है बनिस्बत हिंदी जात के विकास के। हिंदी जात की जबकि समृद्ध परंपरा है, लेकिन वो कहते हैं कि कैसे हम अपने परंपरा से, अपने जातीय चेतना से, अपनी पूरी उस संरचना से कटे हुए हैं। और उस कटने के बारे में बातचीत ये कहते हैं कि कैसे उसके प्रति हम जातीय गौरव का अभिमान हमारे पास नहीं है, और उस गौरव को पैदा करने के लिए वो हिंदी जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा भी है, मैं वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ कि जिस पर वो हिंदी जाति का साहित्य नाम की पुस्तक उनकी है, हिंदी भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश नाम की पुस्तक है उनकी, पुस्तक है हिंदी जाति का भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य की भूमिका। इन सारी पुस्तकों में आप हिंदी जात के बारे में बातचीत देख सकते हैं। इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारतीय हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, ये सारी पुस्तकें किस तरह से हिंदी जात की अवधारणा को समझने में मदद करती हैं। हिंदी जाति का साहित्य नाम की पुस्तक में रामविलास शर्मा ने ये हिंदी जातीयता के बारे में जब बातचीत की और लिखा, तो वो पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि वो उनका उद्देश्य क्या था इसे विकसित करने का। वो लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ वो पैराग्राफ, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक हिंदी जाति भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। हिंदी प्रदेश में इस समय जितने राज्य हैं उन सबकी भाषा एक है, उनकी संस्कृति एक है। भारत के राज्यों में हिंदी प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। हिंदी प्रदेश की उन्नति के लिए उसका आर्थिक विकास आवश्यक है। आर्थिक विकास से ही उसकी संस्कृति का विकास हो सकता है। अवध, ब्रज, बुंदेलखंड आदि जनपद हैं, इन्हीं के आपस में जुड़ने मिलने से हिंदी का जातीय प्रदेश बनता है। चीनी जाति के बाद हिंदी जात दुनिया की सबसे बड़ी जाति है। भारत की बहुसंख्यक हिंदी जाति को भारत के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में अपने सांस्कृतिक इतिहास की पहचान करनी चाहिए। मित्रों, ये जो पूरी संरचना है, इसको अगर आप समझें तो हिंदी जात के बारे में वो कहते हैं कि भारत बहुलतावादी संस्कृति का राष्ट्र है। इसमें बहुत सारी जातियां हैं
उसमें एक हिंदी जाति है जो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण जाति है, और जिसके निर्माण में कैसे हिंदी उर्दू आपस में मिलते हैं, उसकी जनपदीय भाषाएं आपस में मिलती हैं। लेकिन एक खास चीज जो नहीं मिलती, जिसकी तरफ बार बार वो इशारा करते हैं कि जैसे बंगाली जाति का नागरिक अपने साहित्य और संस्कृति से प्रेम करता है, मराठा जाति का व्यक्ति अपनी संस्कृति और साहित्य से गौरव करता है, अभिमान करता है उस पे, वैसा अभिमान हिंदी जाति में नहीं दिखाई पड़ता उनको। इसीलिए ये बातचीत आप देखें कि बार बार वो कहने की कोशिश करते हैं कि हिंदी प्रदेश को काऊ बेल्ट कहा जाता है, गोबर पट्टी कहा जाता है। ये बाद में भी प्रयोग होता है, कैसे रामविलास शर्मा ने जो कहा, बाद की बात में कह रहा हूं कि उसको काऊ बेल्ट के संदर्भ में कैसे प्रयोग किया जाता है। और आज भी आप देखें कि हिंदी प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। अभी सामने जो संकट है हमारे कोरोना जैसा संकट, आप देखें कि तमाम राज्यों के बीच में जो हिंदी प्रदेश का राज्य है हमारा, यहाँ सबसे अधिक अशिक्षा, सबसे अधिक बेरोजगारी, यहाँ के मजदूर बाहर के राज्यों में किस तरह से जाते हैं, कैसे अशिक्षा है, कैसे बेरोजगारी है, कैसे आत्मग्रस्तता से भरे हुए यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं। और आप देखें कि चेतनाहीनता इतनी ज्यादा है, इसी चेतना को दलित करने का काम कर रहे थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने लिखा है अपनी इसी पुस्तक में कि हिंदी प्रदेश का जो राजनेता है, हिंदी प्रदेश का जो नागरिक है, वह अपनी सांस्कृतिक गौरव से, अपनी राजनीतिक चेतना से, अपनी साहित्यिक चेतना से पूरी तरह से कटा हुआ है। ये प्रेमचंद के बारे में, कबीर के बारे में, गालिब के बारे में इनको कुछ पता नहीं है, पता भी है तो उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते, उन पर कोई अभिमान और गौरव वो करना नहीं चाहते। इस चीज को विकसित करने की बात हिंदी जात की अवधारणा में वो करते हैं। भाषा के विकास की बात तो उसमें है ही एक मसला, लेकिन जातीय गौरव और अभिमान की वो जब बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि अगर इस विकास की प्रक्रिया के बारे में हम बातचीत करेंगे तो राष्ट्रीयता का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीयता का विकास इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हिंदी प्रदेश मजबूत बनेगा तो राष्ट्र भी मजबूत बनेगा, क्योंकि इसमें अंतर्विरोध भी बहुत ढूंढा गया। अंतर्विरोध ये ढूंढा गया कि हिंदी प्रदेश के पैरेलल जब बांग्ला, मराठा इन सबको रखा जाता है तो पारस्परिकता के साथ साथ अंतर्विरोध भी पैदा होने लगते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा स्पष्ट हैं। रामविलास शर्मा का यह कहना है कि हम हिंदी जाति के विकास की बात करते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसके समानांतर और के विकास की बात हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि इन सब के समानांतर ही भारतीय चेतना का विकास होगा। और हिंदी जात की अवधारणा के बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो भारत के अन्य प्रदेशों के साथ उसको जोड़कर उसके विकास की प्रक्रिया के बारे में वो बातचीत करते हैं। तो रामविलास शर्मा का ये जो पूरा चिंतन है, जो पूरा अभियान है, ये कैसे एक तरफ सामंती चेतना जिसे कहते हैं भारत के अध्ययन की, उसकी खिलाफत करता है, या कहा जाए कि सामंती रूढ़िवाद का विरोध, दूसरे साम्राज्यवादी चेतना का विरोध, और तीसरा है नव औपनिवेशिकवादी या नव साम्राज्यवादी चेतना जो विकसित हो रही थी, उनके दौर तक विकसित हो गई थी, लगभग वो सामने दिखाई दे रही थी। नए पूंजी के कुचक्र के साथ उसका विरोध वो करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी का स्वाभिमान हमें देखना चाहिए, हमें इससे जुड़ना चाहिए, और इन सब के जुड़ने के लिए जरूरी है हम अपने भारतीय भाषा चिंतन, भारतीय भाषा की पूरी परंपरा, हिंदी जातीय अवधारणा, हिंदी नवजागरण को बार बार खंगालें और देखें, उसको पूरी चेतना के साथ हम देखने की कोशिश करें। मित्रों, एक अंतिम बात, जो अंतिम दौर में कुछ बातें मैं आपसे जोड़कर फिर वो बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार है रामविलास शर्मा के इस पूरे चिंतन का और उनके इस निष्कर्ष का इसके संदर्भ में। रामविलास शर्मा जब बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, जिसमें एक तरफ वो वैदिक परंपरा की बात करते हैं, बौद्ध परंपरा की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की चेतना की बात करते हैं, आधुनिक राष्ट्रीयता की बात करते हैं, और इन सब को कैसे आपस में जोड़ते हैं। और ये जोड़ते हुए कहते हैं कि भारत में एक परंपरा नहीं, कई सारी परंपराएं। हमें ये देखना चाहिए कि रामविलास शर्मा का ये जो पूरा चिंतन है, जो भाषा चिंतन, हिंदी जात की अवधारणा या हिंदी नवजागरण की, वो बहुत कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जुड़ती हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कहते हैं ना कि भारत में परंपरा नहीं, परंपराएं हैं, और भारत को देखने के लिए परंपराओं को देखना जरूरी है, भारत को समझने के लिए लोक के पास जाना जरूरी है। लोक की अपनी एक समृद्ध विरासत है,
इसी तरह रामविलास शर्मा बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्र भी है और उससे ज्यादा लोक है। लोक की जो व्यापकता है, उसकी जो गहराई है, उसको समझे बिना ना तो हम अपनी भाषा के विकास के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ना तो हम अपने शास्त्र के बारे में बातचीत करते हैं, ना जातीय संरचना के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो दर्शन की, विचार की, साहित्य की, शास्त्र की बहुत सारी सरणियां हैं, उन सारी सरणियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा एक काम और करते हैं, वो बड़ा खास है। वो हम फिर वही मैं जाता हूं कि रामविलास शर्मा के पूरे व्यक्तित्व में 1857 का विद्रोह, उनके निर्मिति में 1857 के विद्रोह की भूमिका है। 1857 का जो गदर है, जो कैसे अवध प्रांत में होता है, उनके परिवार के लोग सिपाही थे और वहां वो कैसे उसके खिलाफ लड़ते हैं। उनके घर में किसान थे और किसानी चेतना के साथ कैसे 1857 के विद्रोह में कैसे किसान आंदोलन किसान कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्रतिरोध करते हैं उस पूरी औपनिवेशिक चेतना का। उनको फांसी पर लटकाया जाता है। इसके साथ साथ वह अपने सामने ही किस तरह से उस पूरे साम्राज्यवादी चेतना से के निर्मिति से, जो भारत में एक चेतना निर्मित हो रही थी, जो कैसे उस पूरे साम्राज्यवाद का विकास कर रही थी, उसको भी नजदीक से देख रहे थे। एकदम चिढ़ की तरह आप उसे कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा ही नहीं, रामविलास शर्मा को अगर आप उनके दौर में या उसके बाद भी देखें तो साम्राज्यवाद के विरोध का मुखर साहित्य और चिंतन जितना रामविलास शर्मा के यहाँ मिलेगा, उतना मुखर साहित्य और चिंतन और इतिहास लेखन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन कि रामविलास शर्मा वहां भी भिड़ने की कोशिश करते हैं, वहां भी वो जुड़ते हैं कि हमारी चेतना को समझने की जो समग्रता और बहुस्रोत परकता है, उसके बारे में जो शुद्धतावादी नजरिया है, उसके बारे में बातचीत करते हैं रामविलास शर्मा बार बार। वो डीडी कौशाम्बी के चिंतन को पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए कि डीडी कौशाम्बी से लेकर तमाम सारे चिंतकों ने उस पर बातचीत की है, लेकिन रामविलास शर्मा का चिंतन उससे ज्यादा व्यापक है। व्यापक इस नजरिए से है कि रामविलास शर्मा बड़ी समग्रता में बातचीत करते हैं, और वो ये समग्रता के बारे में बातचीत करते हैं तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि यह बहुस्रोत परकता, अविशुद्धता, ध्यान रखिएगा, अविशुद्धता ही भारतीय चेतना की पूंजी है कि यहाँ आपस में कैसे एक दूसरे के साथ लोग जुड़ते हैं। आपस में ये जो परिवार है, परिवार भले अलग अलग हो, लेकिन उस परिवार का आपस में आपसदारी बहुत ज्यादा है, ये वो बातचीत करते हैं। और भारतीय स्वाभिमान के साथ, भारतीय स्वाभिमान की चेतना के साथ वो भाषा के अध्ययन की परियोजना को ले आने की कोशिश करते हैं। तो रामविलास शर्मा इस तरह से पूरे, आप ध्यान दीजिए कि भाषा चिंतन के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो शब्दों पर, ध्वनियों पर बातचीत करते हैं और उसके अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया पर बातचीत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उसको एक ही स्रोत से नहीं देखने की जरूरत है। वो समय के साथ कैसे गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता है, और भारत के भाषाओं को गतिशीलता की चेतना के साथ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को बने बनाए खांचे से अगर हम उस उपनिवेशवादी खांचे से या नव उपनिवेशवादी खांचे से भाषा चिंतन के, यहाँ की रूढ़िवादी परंपरावादी भाषा चिंतन के खांचे से अगर हम पढ़ेंगे तो शायद निष्कर्ष हमारे सामने ठीक ना आए। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि सारे सिरे उसके खुले रहने चाहिए, और वो सिरे जब खुले रहेंगे तो आपस की जो आवाजाही होगी उससे सिर्फ भाषा अध्ययन की नई चेतना ही नहीं निर्मित होगी, हमारे भीतर एक भारतीयता की चेतना भी निर्मित होगी। मित्रों, इस अध्ययन की जरूरत इसलिए भी है इस समय कि भारत को कैसे तमाम सारी जातीयताओं में बांटा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की भाषा समस्या पर लिखते हुए लिखा है कि हिंदी जात की अवधारणा इसलिए विकसित करना जरूरी है, या हिंदी जात की अवधारणा विकसित क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने लिखा कि हिंदी जात की अवधारणा इसलिए विकसित नहीं हो पाई कि यहाँ देशभक्ति की कमी नहीं है, देशभक्त सबसे ज्यादा प्रखर मुखर यहाँ दिखाई देते हैं। असल मसला है यहाँ की अशिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की जो मानसिक बुनावट है, जो अपने इतिहास का बोध है, इतिहास की जो हीनता है, उसके चलते हम हिंदी जात की अवधारणा को विकसित, उस परियोजना का विकास नहीं कर पाए। इस बारे में वो बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि इससे भाषा की जो
बहुलता है, बहुलतावादी संस्कृति भाषा की है भारत में, उसको देखने और परखने की जरूरत है। ये इन संदर्भों के बारे में बातचीत करते हुए आप रामविलास शर्मा को पढ़ें और रामविलास शर्मा के अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जो तमाम बातें और हैं, उसमें एक दो बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अंतिम दौर में मैं बात कर रहा हूं, बहुत विस्तार न हो, बहुत सारे पहलुओं को छूते हुए। रामविलास शर्मा के भाषा के बारे में बातचीत करते हुए उनकी जो आलोचनात्मक प्रविधियां हैं, वहां से क्या सीखा जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है। आप ध्यान दीजिए कि रामविलास शर्मा की जो पहली आलोचना है वो निराला पर है। पहली आलोचनात्मक लेख चांद पत्रिका में जो छपा, प्रेमचंद पर उन्होंने लिखा। उसके बाद नवजागरण पर लिखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर लिखते हैं, नई कविता पर लिखते हैं, प्रगतिशील चेतना पर लिखते हैं। और इन सब के बीच में वह भाषा को की समस्या पर बाद में आते हैं, विस्तार उसको देते हैं। तो इसका मसला ये है, उन्हें महसूस हुआ कि चेतना के स्तर पर ये जो जिसे कविता के स्तर पर, रचना के स्तर पर, तमाम सारे आलोचना के स्तर पर भी तो विकास यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाषा के स्तर पर, भाषा चिंतन के स्तर पर वो कमजोर कड़ी दिखाई दे रही। इसीलिए वो उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, एक तरफ आप देखें कि आलोचना लिख रहे थे, निराला की साहित्य साधना जैसी कृति उसी दौर में आती है, अंतिम भाग, तमाम सारी बातों को लिख रहे थे, लेकिन उसको छोड़कर वह फिर पूरे रिसर्च में लगते हैं और उसके रिसर्च के साथ वो बातचीत करते हैं। तो कोल, नाग, द्रविड़ परिवार के बारे में बातचीत करते हैं, यहाँ की तमाम सारी लोक भाषाओं के अध्ययन की बातचीत करते हैं। और इन संदर्भों की बातचीत करते करते रामविलास शर्मा विस्तार के साथ भाषा अध्ययन की नई नई प्रविधियों का विस्तार भी करते हैं, उस भारतीय जमीन की तलाश भी करते हैं। और इन सब के बीच में रामविलास शर्मा जब ऋग्वेद तक जाते हैं, रामविलास शर्मा वेदों पर जब अध्ययन करते हैं, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं वह उन्हें आध्यात्मिकता के आवरण में लपेट कर उसकी जो व्याख्या की गई है, असल में वो बेहद भौतिक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि रामविलास शर्मा अपने निष्कर्षों में यह कहने की बार बार कोशिश करते हैं कि भारत के नवजागरण को जब हम मूल्यांकित करते हैं तो प्रायः यूरोपीय नवजागरण के पूरे परिक्षेत्र में देखते हैं और उसके आलोक से, उसके नजरिए से देखते हैं। उनका यह कहना है कि अगर आप विस्तार से भारतीय चेतना का अध्ययन करें तो भारत की चेतना में कैसे यूरोपीय नवजागरण में, जो इटली का नवजागरण है, उसके पहले से हमारे यहाँ नवजागरण की चेतना में जिसे तर्क कहते हैं, जिसे पूंजी कहते हैं, जिसे तमाम सारी प्रविधियों के बारे में विस्तार से बातचीत करें, इसका विकास पहले से दिखाई देता है। हिंदी जात की अवधारणा पर बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि कैसे व्यापारिक पूंजीवाद, जो कबीर के समय के बारे में बातचीत करते हैं, वह कैसे उस सामंती चेतना के बरक्स से कैसे उस पर विजय पाता है और वही हिंदी जात की अवधारणा को विकसित करता है। उस व्यापारिक पूंजीवाद के बारे में बातचीत करते हैं तो जो औद्योगिक पूंजीवाद है, जो अंग्रेजी सभ्यता के साथ आता है, असल में उनका यह कहना है कि उसके पहले भारत में पूंजीवाद की ये प्रक्रिया, जो व्यापारिक पूंजीवाद की है, जो देसी पूंजीवाद जिसे कहते हैं, वो विकसित हो चुका था। और इस तरह से नवजागरण की पूरी चेतना हमारे साथ कैसे विकसित हो रही थी, उसी तरह से हम भाषा में कैसे अपने को विकसित कर रहे थे, इसको वो देखते हैं। तो कहते हैं भारतीय नजरिए से यूरोप को देखिए आप, यूरोप के नजरिए से भारतीय चेतना को देखकर हम नहीं समझ सकते। अब ये कई जगह उसमें अतिव्याप्ति दोष दिखाई दे सकता है कि रामविलास शर्मा लगभग खारिज करने की हद तक खारिज करने की कोशिश करते हैं, वो एक तरफ से पूरी तरह उपेक्षित करते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है कि उनके यहाँ प्रश्नाकुलता है, उनके यहाँ भारतीय चेतना की जो निर्मिति है, उनके यहाँ भारतीयता की जो छवि है, जो हिंदी जात की अवधारणा है, हिंदी नवजागरण की जो अवधारणा है, और इन सब के बीच में वो हिंदी भाषा के चिंतन के, ऐतिहासिक भाषा चिंतन की भारतीय जमीन जो तलाशते हैं, और इसके साथ साथ हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया में वह संस्कृत से पहले लोक भाषाओं के बारे में जो बातचीत करते हैं, ये हमारे भारतीय राष्ट्र को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है। मित्रों, अब मैं अपनी बात समेटता हूं कि रामविलास शर्मा को पढ़ने के लिए, रामविलास शर्मा के पूरे भाषा चिंतन को आप उनके आलोचना चिंतन, उनके इतिहास लेखन के बरक्स या कहा जाए उसके साथ गूंथ कर, एक साथ जोड़कर पढ़ें।
क्योंकि जब वो इतिहास की पुस्तकें लिखते हैं, जिसमें सन 57 की राज्य क्रांति जैसी पुस्तक है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, भारतीय नवजागरण और यूरोप इतिहास दर्शन जैसी पुस्तकें, तो इन सारी पुस्तकों में वह उन चीजों का बार बार विरोध करते हैं जो यहाँ के इतिहास लेखन में हुआ और बाद में कुछ लोगों ने किया, कि जिसमें भूरी भूरी प्रशंसा नहीं, जिसे कहा जाए तो आत्ममुग्धता की हद तक मुग्ध होकर जो यूरोप के नवजागरण के बारे में बातचीत हुई, जिसमें यूरोपीय चेतना अगर ना आई होती तो भारत आधुनिक न हुआ होता, भारत में नवजागरण ही ना आया होता। इन सब का प्रतिरोध करते हैं रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसको आप इस तरह से पढ़ें तो ये बात भी सही है कि उत्तर समय में हिंदी पर जो संकट है वह पूंजीवाद का, नव पूंजीवाद का, वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का, इसके नाम से हिंदी का विस्तार तो हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। ठीक वही बात जो भारत की भाषा समस्या पर लिख रहे थे रामविलास शर्मा, कि ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण या उन सब के अभियान से भारत की भाषाओं का विस्तार तो हो रहा है, अध्ययन का संकलन हो रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। असल में विकास और विस्तार दोनों में अंतर होता है। कई बार आप बहुत अपने को विस्तृत समझते हैं लेकिन विकसित नहीं होते। विकास का मतलब है आत्मगौरव से बढ़े से जुड़कर विकसित होना। विकास का मतलब है जातीय चेतना की पहचान के साथ विकसित होना। विकास का मतलब है स्वाभिमान के साथ, पूरी राष्ट्रीय चेतना के साथ विकसित होना। और ये इसमें जो भाषा है वो बहुत बड़ा टूल्स है। और इन संदर्भों में अगर आप बात करें तो खंडित तरीके से नहीं, बहुस्रोत परकता के साथ, सर्व समावेशिकता के साथ जोड़कर रामविलास शर्मा जिस अभियान को लेकर चल रहे थे, जिस पूरी चेतना के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में वह बातचीत कर रहे थे, उसको हमें देखने की जरूरत है कि इस दौर में अंग्रेजी के बरक्स या तमाम सारे पश्चिमी देशों का जिस तरह से आप देखें कि नई औपनिवेशिक चेतना के साथ जिस तरह से अंग्रेजी हमें गिरफ्त में ले रही है, उसके साथ हमें हिंदी को कैसे खड़ा करें, हम हिंदी को कैसे, हिंदी जात को विकसित कैसे करें। रामविलास शर्मा का विपुल लेखन एक खुद अपने आप में एक नवजागरण है। रामविलास शर्मा का विपुल लेखन हमारी भारतीय आधुनिकता का प्रतीक है। उनका भाषा चिंतन हमारे भाषा चिंतन के विकास और अध्ययन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये सब कैसे वो भाषा पर बातचीत करते हैं, तो भाषा में ऐसी भाषा, खुद उनकी आलोचना की भाषा ऐसी है जो हिंदी और उर्दू की रवानगी के साथ विकसित होती है। अभय कुमार दुबे का एक लेख है जिसमें रामविलास शर्मा के भाषा चिंतन पर लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी क्षेत्र में मुझे एक रचनाकार ऐसा दिखाई देता है कि जो हिंदी भाषा को आम फहम भाषा के साथ लिखता है और उसको विकसित करता है, वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की जो भाषा है वह हिंदी की आम जनता की भाषा है, आम जनता के साथ जुड़कर जो विकसित होती हुई भाषा है, भारतीय चेतना को विकसित करने वाली वह भाषा है। तो मित्रों, इस तरह से रामविलास शर्मा का पूरा जो भाषा चिंतन है उसको हम ऐतिहासिक भाषा चिंतन में कैसे वो हस्तक्षेप करते हैं भारतीय जमीन के साथ, वो संरचनात्मक भाषा चिंतन को आलोचनात्मक नजरिए से पेश करते हैं, वह हिंदी जात की अवधारणा में हिंदी जात के गौरव की बात करते हैं, हिंदी नेशन की बात करते हैं। इन सब के बीच में कैसे वो भाषा के विकास की प्रक्रिया के साथ हिंदी नवजागरण के अभियान की बात करते हैं, हिंदी प्रदेश के विकास की बात करते हैं। और आप देखें कि उनका पूरा का पूरा लेखन साम्राज्यवाद के विरोध में है, सामंतवाद के विरोध में है। तो उसमें बहुत सारी सरणियां ऐसी भी हैं जो नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, नव पूंजीवाद के विरोध में हम उसमें बहुत सारा स्रोत देख सकते हैं। चाहे वह भाषा का मसला हो, चाहे नवजागरण का मसला हो, चाहे आधुनिकता का मसला हो, तमाम सारे अवयव हैं। तो रामविलास शर्मा का जो भाषा चिंतन है, वो उनकी जो पूरी इतिहास दृष्टि की निर्मिति है, वो कैसे इन सब पहलुओं के साथ जुड़कर बनती है, उसे देखना चाहिए नए नजरिए के साथ। उस पर रिसर्च हमें करना चाहिए, विद्यार्थियों को उस पर शोध करना चाहिए। और ये शोध और अनुसंधान, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे हिंदी जात की अवधारणा के बारे में जो नई बात उन्होंने कही है, आपको ध्यान होगा उसके पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ दिखाई देती है, इसके पहले मीर के यहाँ कुछ है वह, उसमें धीरेन्द्र वर्मा हिंदी सूबा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आड़ी तिरछी रेखाओं में छिटपुट तरीके से था।
रामविलास शर्मा उसको एक मुकम्मल चित्र प्रदान करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे स्वरूप हैं, रामविलास शर्मा का विस्तृत लेखन है, विपुल लेखन जिसे कहा जाता है। आप 100 के आसपास किताबें हैं उनकी और हर किताब बेजोड़ किताब है, इतिहास को समझने को, भारतीय चेतना को समझने को और भारतीय भाषा को समझने के लिए, भारतीय जाति को समझने के लिए, भारतीय नवजागरण को समझने के लिए। और इन सब के बीच में हमारे हिंदी साहित्य के जो बड़े रचनाकार हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे तुलसी हो, परंपरा का मूल्यांकन जैसी पुस्तक आप पढ़िए, चाहे वो नजीर हो, अमीर खुसरो हो, और बाद के दौर में प्रेम किस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर, निराला को लेकर, प्रेमचंद को लेकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर उन्होंने एक व्यापक अभियान बनाया, व्यापक रचनात्मक तरीके से लिखा। और जो हिंदी जाति और हिंदी प्रदेश की धाती हैं, ये भी भाषा चिंतन के अवयव के साथ जोड़कर आप देख और पढ़ सकते हैं। बस अपनी बात यहीं तक आज रखता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ। कभी फिर मौका मिला तो इन सारे बिंदुओं पर अलग अलग चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि हर बिंदु में बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारी सरणियां हैं। रामविलास शर्मा को बहुत व्यापकता और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। वो हमारे समय, अपने समय से लेकर हमारे समय के भी बड़े आलोचक हैं। और क्यों हैं बड़े? क्योंकि बड़े भाषा चिंतक आलोचक हैं और हमें नए दृष्टिकोण के साथ इस 21वीं सदी में अगर कोई बड़ा आलोचक, चिंतक, सर्जक और विचारक इन सारी समस्याओं के बीच में नई रोशनी दे सकता है तो उसमें रामविलास शर्मा का नाम सबसे प्रमुख होगा। नमस्ते, प्रणाम, आभार।